और बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से शांति वार्ता हो सकती है। इस वार्ता में ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और अमेरिका से राष्ट्रपति ट्रंप के सबसे भरोसेमंद विटकॉफ और कुशनर शामिल हो सकते हैं। वहीं उपराष्ट्रपति जेडी वांस को स्टैंड बाय में रखा गया है और इस मुलाकात के लिए ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची रावलपिंडी भी पहुंच चुके हैं। उनके साथ एक डेलीगेशन भी पहुंचा और वहीं विटकॉफ और कुशनर भी अमेरिका से रवाना होने के लिए तैयार हो चुके हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में दूसरे दौर की वार्ता कब होगी, इसका एजेंडा क्या होगा, यह अभी तक साफ नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि दूसरे दौर की वार्ता का रास्ता राष्ट्रपति ट्रंप के अनिश्चितकाल के लिए सीज़फायर बढ़ाए जाने के फैसले के बाद निकला है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप पहले ही कह चुके हैं सीज़फायर को लेकर के अभी फिलहाल उन्होंने एक्सटेंशन दे दिया है, लेकिन ईरान ये चाहता है कि अनिश्चित काल के लिए ट्रंप पहले ये ऐलान करे तब जाकर के दूसरे दौर की बातचीत होगी। दूसरी शर्त ईरान की ये भी है कि जो हॉर्मुज में नाकेबंदी अमेरिका ने कर रखी है उसे भी वहां से अमेरिकी सैनिकों को हटाए, तब बात होगी। अमेरिका ईरान में फिर होगी शांति वार्ता। पाकिस्तान पहुंचे ईरानी वार्ताकार, यूएस डेलीगेशन का इंतजार। वार्ता से पहले ट्रंप की दो टूक, नो न्यूक्लियर वेपन। अमेरिका और ईरान के बीच पहले दौर की शांति वार्ता फेल होने के बाद एक बार फिर दोनों देशों के बीच वार्ता होने जा रही है। दूसरे दौर की वार्ता भी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ही होगी। वार्ता में शामिल होने के लिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची अपने डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान पहुंच गए हैं। नूर खान एयरबेस पर अब्बास अराक्ची का पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने स्वागत किया। माना जा रहा है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की यात्रा ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर पर बातचीत फिर से शुरू करने की पाकिस्तान की कोशिशों का हिस्सा है। इस्लामाबाद के अपने दौरे से पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस्लामाबाद, मस्कट और मॉस्को के सही समय पर दौरे पर जा रहा हूँ। मेरे दौरे का मकसद हमारे पार्टनर्स के साथ बायलैटरल मामलों पर करीबी तालमेल बिठाना और इलाके के डेवलपमेंट पर सलाह मशवरा करना है। हमारे पड़ोसी हमारी प्राथमिकता हैं। वहीं अमेरिका की तरफ से इस वार्ता के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने भरोसेमंद दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर को पाकिस्तान भेज रहे हैं। अमेरिका के ये दोनों वार्ताकार पाकिस्तान में ईरान की टीम के साथ बातचीत करेंगे। हालांकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस बातचीत के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, उन्हें स्टैंड बाई पर रखा गया है। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान सरकार को एक और मौका देना चाहते हैं। Well, look, as you know, and I spoke about it earlier this week, the president was flexible in granting an extension of the ceasefire throughout this time. The president has decided to dispatch Special Envoy Witkoff and Jared Kushner back to Islamabad. The Iranians want to talk. They want to talk in person. And so the president is, as I've said many, many times to all of you, always willing to give diplomacy a chance. So Steve and Jared will be heading to Pakistan tomorrow to hear the Iranians out. We hope progress will be made, and we hope that positive developments will come from this meeting, and we will see. And the president, the vice president, the secretary of state will be waiting here in the United States for updates, and the vice president, I understand, is on standby and will be willing to dispatch to Pakistan if we feel it's a necessary use of his time. इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि ईरान के पास किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं हो सकते। ईरान में इस वक्त नेता कौन है हमें पता नहीं है। यही वजह है कि वार्ता में इतना वक्त लग रहा है। They're delaying it because we don't know who to deal with. They are in, they know who the leader is in this country. We don't know who the leader is in Iran. Because remember, regime change. Khomeini is gone. He's gone to greener pastures. He's gone, and all of his team is gone. Then a second group came in. They're all gone. And now you have the third group. And they're a little concerned about being gone too. इस बीच अमेरिका ईरान में दूसरे दौर की वार्ता से पहले होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका ने नाकेबंदी और सख्त कर दी है।
अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ का कहना है कि अमेरिकी नौसेना की परमिशन के बिना कोई भी जहाज होर्मुज से दुनिया में कहीं भी नहीं जा सकता। अमेरिका नाकेबंदी को और पुख्ता करने के लिए जल्द ही यहाँ एक और विमान वाहक पोत तैनात करेगा। The United States has imposed an ironclad blockade that grows more powerful by the day. From the Gulf of Oman to the open oceans, our Navy is enforcing this blockade without hesitation or apology. I'll say this, every ship that the U.S. believes meets our criteria, either Iranian ships or to and from Iranian ports, has been turned around. As of this morning, 34 total. Non-Iranian vessels are allowed to transit, and many have, including overnight. Not only is the blockade growing, in fact, a second aircraft carrier will join the blockade in just a few days. No one sails from the Strait of Hormuz to anywhere in the world without the permission of the United States Navy. To the regime in Tehran, the blockade is tightening by the hour. We are in control. Nothing in, nothing out. अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कोई निश्चित तारीख अभी तय नहीं हुई है। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के बयान से साफ है कि अगर दूसरे दौर की वार्ता भी फेल हुई तो होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच में जबरदस्त तनाव हो सकता है। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद एक बार फिर छावनी बन गई है। अमेरिका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ता को फिर से शुरू कराने की कोशिशों के बीच शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। कड़े पहरे और सड़कों की नाकेबंदी ने आम नागरिकों का जीना मुहाल कर दिया है। लोग अपनी ही राजधानी में खुद को कैद महसूस कर रहे हैं। कारोबार ठप है, जरूरी सामानों की किल्लत हो गई है और आम जनता के बीच प्रशासन के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद पूरे शहर को सुरक्षा के कड़े घेरे में रखा गया है। तो लोगों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। ये मेन जो है रोड जो है ये बंद है। तो सबसे मेन मसला जो है ये रोडों का है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से ये रोड बंद है और वफद का भी कोई पता नहीं है कि आ रही है या नहीं आ रही। तो अगर आ रही है तो अच्छी बात है। तो हमारी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि जब जो वफद आ रही है जल्द से जल्द आ जाए ताकि आवाम का जो मसला है ये हल हो जाए। अमेरिका ईरान के बीच में मध्यस्थता की पहल करके पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है, क्योंकि ईरान अमेरिका की शर्तों के आगे झुकने को तैयार नहीं है और ट्रंप पाकिस्तान पर बार बार ईरान को झुकने का दबाव डाल रहे हैं। तो अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली दूसरे दौर की वार्ता को लेकर के जबरदस्त कंफ्यूजन है। ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच चुका है और वहीं अमेरिकी डेलीगेशन अभी तक अमेरिका में ही है। ईरानी विदेश में अब्बास अरागची इस्लामाबाद में हैं और वहीं अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, वो राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें स्टैंड बाय में रखा है फिलहाल सेकंड दौर की बातचीत को लेकर। दोनों देशों के बीच में वार्ता कब होगी, कहां होगी और किन किन मुद्दों पर होगी, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। तो वही हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक बार फिर से ट्रंप सख्त हो गए हैं। ट्रंप उन छोटी नावों को तबाह करने की धमकी दे रहे हैं जिनका इस्तेमाल ईरानी हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाने के लिए कर रहे हैं। ये धमकी तब आई है जब ईरान के अर्धसैनिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने ऐसी ही छोटी नावों का इस्तेमाल करके हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे 2 मालवाहक जहाजों को जब्त कर लिया है। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका की नौसेना को यह अधिकार दिया है कि वो ईरान की किसी भी तेज रफ्तार नाव को नष्ट कर दे। President Trump has authorized the United States Navy to destroy any Iranian fast boats that attempt to put mines in the water or disrupt passage through the Strait of Hormuz, to shoot and kill. Our commanders have clear rules of engagement. If Iran is putting mines in the water or otherwise threatening American commercial shipping or American forces, we will shoot to destroy. No hesitation, just like the drug boats in the Caribbean. ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली खबर आई है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी हमले में मुस्तफा खामेनेई गंभीर रूप से जख्मी हैं। उनकी एक टांग का 3 बार ऑपरेशन हुआ है और अब उन्हें कृत्रिम यानी कि नकली टांग का इस्तेमाल करना होगा। उनके हाथ का भी ऑपरेशन हुआ है और वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। उनका चेहरा और होंठ बुरी तरह से जल गए हैं, जिससे उन्हें बोलने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही उन्हें प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। मुस्तफा खामेनेई देश चलाने के लिए इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के जनरल्स की सलाह पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं और ये सभी मिलकर के फैसले लेते हैं।
बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिका इजरायल के हमलों में उनके पिता और पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की मौत के बाद से मुस्तबा सामने नहीं आए हैं। और मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच इजरायल और लेबनान के बीच सीज फायर को 3 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान दोनों देश के नेताओं ने व्हाइट हाउस में मुलाकात की, जिसके बाद सीज फायर को बढ़ाने का फैसला किया गया। सीज फायर का मकसद मिडिल ईस्ट को स्थिर करना और लेबनान को हिजबुल्लाह से बचाने में मदद करना है। हालांकि सीज फायर के दौरान हिजबुल्लाह और इजरायल एक दूसरे के इलाके में लगातार बमबारी कर रहे हैं। इस बैठक में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ पूरी कोर टीम भी मौजूद है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, इजरायल में अमेरिकी राजदूत माइक हग्बी और लेबनान में अमेरिकी राजदूत मिशेल ईसा ने इजरायल और लेबनान के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। ट्रंप ने इस मुलाकात को बेहद सफल बताया। बैठक के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि वो जल्द ही इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन की व्हाइट हाउस में मेजबानी करेंगे। So we did have representatives from both Israel and Lebanon here. There was another extension of that ceasefire, which is another win for the world, for the United States, and again is evidence of President Trump and his team doing a tremendous job at negotiating for peace all across the globe. So we're very grateful to both Israel and Lebanon for choosing to work together and continuing these conversations, and we hope that there will be a day where we welcome the leaders of both countries. अमेरिका और ईरान के बीच जारी वार्ता और लेबनान के साथ हुए सीजफायर का इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि वो हर फैसले में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ है। तो वहीं हिजबुल्लाह को लेकर नेतन्याहू ने एक बार फिर से कहा कि उनके ठिकानों पर इजरायल के हमले जारी रहेंगे। הבטחתי לכם שנשנה את פני המזרח התיכון, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. קודם כל באיראן. הייתה לי שיחה מצוינת עם הנשיא טראמפ. הוא לוחץ את איראן חזק מאוד, גם כלכלית וגם צבאית. ואנחנו פועלים בשיתוף פעולה מלא. כך גם בלבנון. אנחנו התחלנו תהליך להשיג שלום היסטורי בין ישראל ללבנון. וברור לנו שחיזבאללה מנסים לחבל בזה. אנחנו שומרים על חופש פעולה מלא. נגד כל איום, גם איומים מתהווים. תקפנו אתמול, תקפנו היום. אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון. और इस बीच अमेरिका ईरान में जारी टेंशन के बीच अमेरिका ने एक और सख्त कदम उठाया है। अमेरिका ने चीन की एक बड़ी तेल रिफाइनरी और करीब 40 शिपिंग कंपनीज तथा टैंकर्स पर प्रतिबंध लगा दिया। आरोप ये भी है कि ईरान का तेल ले जा रहे थे और ये कदम ईरान की आय को मुख्य स्रोत तेल निर्यात को रोकने के लिए ट्रंप प्रशासन की नई कोशिश है। जिन कंपनीज पर अमेरिका ने बैन लगाया है उनमें चीन की हैंगली पेट्रोकेमिकल कंपनी भी शामिल है और ये चीन की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक है। इसकी रोजाना तेल प्रोसेसिंग क्षमता करीब 4 लाख बैरल है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग का आरोप यह है कि हैंगली ने 2023 से ईरानी कच्चा तेल खरीदा और इसे ईरानी सेना को सैकड़ों मिलियन डॉलर की कमाई हुई है। ट्रेजरी विभाग ने कहा है कि यह कार्रवाई ईरान के सैन्य को फंडिंग रोकने के लिए की गई है। ये प्रतिबंध प्रेसिडेंट ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की चीन में होने वाली मुलाकात से कुछ हफ्ते पहले हुई और अमेरिका के इस कदम से एक बार फिर से अमेरिका और चीन के रिश्तों में कड़वाहट आ गई है। और अब खबर गुजरात के सूरत से है, जहां देर रात भारी बवाल देखने को मिला। दरअसल सूरत में एक मुस्लिम युवक ने नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए। घटना को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा इस कदर भड़का कि सैकड़ों की तादाद में लोगों ने पुलिस थाने का घेराव कर वहां जमकर हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक छात्रा कोचिंग से घर जा रही थी, तभी आरोपी ने छेड़खानी की। हालांकि फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो वहीं लोगों की मांग ये है कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़, सूरत में बड़ा बवाल। भीड़ ने किया थाने का घेराव, इलाके में भारी तनाव। गुजरात के सूरत में देर रात बड़ा बवाल हो गया। सैकड़ों की भीड़ सड़कों पर आ गई। थाने का घेराव कर दिया गया, जमकर नारेबाजी होने लगी।
हालात ऐसे हो गए कि भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। दरअसल सूरत के अल्थान थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया। छात्रा रात करीब 8 बजे कोचिंग से घर जा रही थी। इस दौरान एक मुस्लिम युवक ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। छात्रा ने विरोध किया तो चीख पुकार सुनकर मौके पर मौजूद भीड़ ने आरोपी को पकड़ लिया और जैसे ही ये खबर इलाके में फैली तो सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और आरोपी पर एक्शन को लेकर थाने का घेराव कर दिया। भीड़ ने थाने के बाहर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ भिड़ंत हो गई। ऐसे में हालात बिगड़ते देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर लोगों को खदेड़ा। सूरत के अल्थान पुलिस स्टेशन विस्तार में शाम के 8 बजे के अराउंड एक 16 से 17 साल की लड़की कोचिंग क्लास से वापस आ रही थी और उसको छेड़ने की कोशिश की गई। जो उसकी कोचिंग क्लास के टीचर्स थे और आजू बाजू के लोग इमीडिएटली उसको आरोपी को पीसीआर बुला करके पकड़ के लेकर के पुलिस स्टेशन पर आ गए। यहाँ पर आते हैं उसके प्रेजेंस और उसके पेरेंट्स और टीचर के प्रेजेंस में उसकी फरियाद ली जा रही है और आरोपी हमारे हिरासत में है। यहाँ पर कुछ भीड़ इकट्ठा हुई थी जो कुछ गैर वाजबी रजवातें कर रही थी। उसको पहले समझाने की कोशिश की गई लेकिन वो जब माने नहीं तो थोड़ा सा बल प्रयोग करके उनको यहाँ से हटा दिया गया है। घटना को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग लाठी डंडे लेकर थाने के बाहर जमा हो गए। इतना ही नहीं, गुस्साई भीड़ ने पुलिस वैन से आरोपी को उतारकर जमकर पिटाई कर दी। पुलिस लोगों को समझाती रही लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान 39 साल के शेख मोहम्मद के रूप में हुई है, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। यहाँ 3 से 4 थानों की पुलिस थी जो लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक को समझाने में लगी है। 70-80 कर्मचारी रहे होंगे और दोनों ब्रांच भी एकदम माहौल शांत है। फरियाद दाखिल हो गई है और आरोपी को अरेस्ट भी अभी करने की तजवीज चल रही है। आरोपी का नाम क्या है? आरोपी का नाम है शेख मोहम्मद अजीज है। 39 उम्र है और बारडोली का रहने वाला है और खुद फैशन डिजाइनर करता है, ऐसा उसने भी बताया है। पहली बार ही आया ऐसा उसका बोलना था और नशे में तो नहीं था, बट उसका हर तरह का टेस्ट किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन। स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी पिछले 3 दिनों से नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। ऐसे में पुलिस आरोपी के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे ताकि आगे से इलाके में ऐसे मामले सामने न आए। बच्ची रहती है, वो ट्यूशन जाती है 9 स्टडी में, अभी वो पढ़ाई करके वो ट्यूशन जाती है गायत्री में। 8 बजे वो गई है, 8 बजे छुट्टी है और वो बड़ा उसके पापा से भी बड़ी उम्र का है वो लड़का और वो छोकरी का वो 3 दिन से उसकी कर रहा है छेड़ती। अभी आज उसको यहाँ पे हाजिर किया है, उसको न्याय चाहिए हमें, बस वही जो देखते अभी क्या होता है। फिर घटना को लेकर इलाके में तनाव है। हालांकि मौके पर कई थानों की पुलिस मौजूद है और लोगों को समझाकर पुलिस ने मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। पश्चिम बंगाल चुनाव के आखिरी चरण से पहले बीजेपी और टीएमसी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों पार्टियों ने पहले चरण के मतदान के बाद अपनी अपनी जीत का दावा किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने जहां पहले चरण के 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया, तो ये भी कहा कि ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव हार रही हैं। तो वहीं टीएमसी की बात करें तो टीएमसी ने भी 100 से ज्यादा सीटों पर जीत का भरोसा जताया है। सीएम ममता ने कहा कि अमित शाह 4 मई के बाद बंगाल में नजर नहीं आएंगे। पीएम मोदी ने भी कहा है कि बंगाल में इस बार नई क्रांति होने वाली है। वंदे मातरम। ये बंगाल में नई क्रांति की बेला है। 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। 4 तारीख में रिजल्ट निकालेगा तो देखेंगे জ্বলবেন আর লুচির মতো ফুলবেন, দেখে রাখুন। पश्चिम बंगाल के आखिरी चरण के मतदान से पहले जहां बीजेपी और टीएमसी के बीच वार पलटवार तेज हो गया है, वहीं दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं।
पहले चरण की वोटिंग के फाइनल आंकड़े आने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा किया है। शाह ने कहा कि पहले चरण में बीजेपी को 152 में से 110 सीटों से ज्यादा मिलेगी। अमित शाह ने कहा कि बंगाल ने पहले ही राउंड में अपना भविष्य डिसाइड कर लिया है। अब तय है कि दीदी जाने वाली हैं और भाजपा आने वाली है। भारत के विकास की जो यात्रा चल रही है उसमें बंगाल के प्रथम चरण के मतदाताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल भी उसमें जुड़ने जा रहा है। और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। 16 जिलों की 52 सीटों पर 92.98% मत ये निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। भय जाने वाला है और भरोसा आने वाला है। अमित शाह के जीत के दावे पर ममता ने निशाना साधते हुए इसे कोरी कल्पना बताया। ममता ने कहा कि अमित शाह 4 मई के बाद बंगाल में नजर नहीं आएंगे। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने SIR कराकर लोगों के वोट चोरी किए और अब जीत के झूठे दावे कर रही है, जबकि सच्चाई ये है कि बीजेपी अपनी पहले की जीती हुई बहुत सी सीटें भी हार जाएगी। 4 तारीख में रेजल्ट निकालेगा तो देखेंगे জ্বলবেন আর লুচির মতো ফুলবেন। দেখে রাখুন, আমাদের যা মাইনাস জায়গাগুলো ছিল কালকে আমরা এগিয়ে গেছি। বিজেপি অনেক সিটে হারবে। এবারে মনে রাখবেন যা সিট ছিল তার অর্ধেকও পাবে না। সেই জন্য বাংলা কামড়ে আজকে অমিত বাবুকে মিটিং করতে হয়েছে প্রশাসনকে নিয়ে। ভয় দেখাচ্ছেন সবাইকে। কাকে ভয় দেখাচ্ছেন? 4 তারিখের পরে তোমার দেখা নাই গো, তোমার দেখা নাই, আর কাউকে পাবেন না। जहां बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी के तेवर तीखे हैं, तो अमित शाह ने इंडिया टीवी से खास बातचीत में दावा किया कि टीएमसी की इस बार हालत ऐसी है कि खुद ममता बनर्जी भी भवानीपुर से चुनाव हारने वाली हैं। भवानीपुर में इनके खिलाफ काफी बड़ा आक्रोश है और भवानीपुर से हमारे वरिष्ठ नेता शुभेंदु दादा लड़ रहे हैं। हम निश्चित रूप से मानते हैं कि भवानीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दरअसल सेकेंड फेज में बंगाल के 7 जिलों की जिन 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है, वहां तृणमूल कांग्रेस का होल्ड माना जाता है। इन जिलों में आने वाली इन 142 सीटों में टीएमसी ने पिछली बार 123 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 18 सीटों पर कामयाबी मिली थी। इसलिए बीजेपी सेकेंड फेज के कैंपेन में ज्यादा ताकत झोंक रही है। पीएम मोदी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। शुक्रवार की 2 रैलियों में मोदी ने बंगाल की जनता को आह्वान किया कि बीजेपी बंगाल के लोगों को तृणमूल कांग्रेस के शिकंजे से आजादी दिलाएगी, जुल्म, ज्यादती, सिंडिकेट और टोलाबाजी टैक्स से बंगाल को मुक्त करेगी। ये बंगाल में नई क्रांति की बेला है। ये क्रांति आपके एक वोट से होगी। इसलिए मैं बंगाल की जनता से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आप हमें वोट रूपी आशीर्वाद दीजिए। हम मिलकर बंगाल को अनेक कष्टों से आजादी दिलाएंगे। आजादी टीएमसी के भय से, आजादी टीएमसी के भ्रष्टाचार से, आजादी टीएमसी के सिंडिकेट से, आजादी बेटियों पर अत्याचार से। बंगाल के चुनावी दंगल में आज भी बीजेपी के बड़े दिग्गज उतरने जा रहे हैं।
गृह मंत्री अमित शाह की आज 2 जगहों पर जनसभा होगी, जबकि 2 जगह वो रोड शो भी करेंगे। जबकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज 3 जगह रोड शो करेंगे, साथ ही बुद्धिजीवियों के साथ हावड़ा में संवाद करेंगे। जबकि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा 2 जगहों पर रोड शो करेंगे। उधर कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी आज मोर्चा संभालेंगे और 3 जगहों पर चुनाव प्रचार करेंगे। अगर आप बंगाल की आम जनता हो, जो दावा प्रधानमंत्री और अमित शाह कर रहे हैं, वही दावा बंगाल बीजेपी के नेता दिलीप घोष भी कर रहे हैं। दिलीप घोष ने कहा कि पहले फेज की तरह दूसरे फेज की वोटिंग में भी बंगाल के लोग बिना डरे बढ़ चढ़कर शामिल होंगे और बीजेपी को ही जिताएंगे। पहला फेज में ही इस बार चुनाव का जो दिशा वो निश्चित हो गया है। जनता के मूड में समझ आ गई है, भय खत्म हो गया है और परिवर्तन लोगों ने वोट डाला। सेकंड फेज में भी सेम होगा। बाकी जो कलकत्ता के आसपास के जनता जिनको डरा धमका के वोट लिया जाता था, वो भी आगे खुल करके वोटिंग करेंगे और परिवर्तन करेंगे। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बंगाल के चुनावी रण में एक बार फिर से घुसपैठ और गुंडागर्दी को लेकर टीएमसी पर तीखा हमला बोला है। हिमंता ने साउथ 24 परगना की रैली में गुंडों को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 4 मई के बाद बंगाल से घुसपैठियों और गुंडों को मार के बांग्लादेश भगाया जाएगा। हिमंता ने यह भी कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं भूले और बीजेपी की सरकार आते ही बांग्लादेशी घुसपैठियों को लात मारकर भगाएंगे। सार में चुनाव का रिजल्ट होगा, ये गुंडे लोगों को वॉशिंग मशीन में डाल के साफ करूंगा, ठीक है ना? वॉशिंग मशीन में डाल के साफ करूंगा। कल मुझे किसी ने बोला कि दादा टीएमसी का कैंडिडेट का ऊपर ही रेप केस है, ठीक है, और ये लोगों का पाप इतना है वॉशिंग मशीन में काम नहीं चलेगा। तो बोला ठीक है, सार में ये गुंडे लोगों को गंगा माँ में डुबा के नहा लूंगा, डुबा के ये लोगों का पाप साफ करूंगा। मान लो सार में तारीख बांग्ला का पुलिस और गुंडा का बीच में डाइवोर्स हो जाएगा, समझ गया ना? सार में बीजेपी का सरकार आएगा, गुंडे पुलिस थाने में आएगा, पुलिस बोलेगा मैं तो तुमको जानता भी नहीं हूं, तब गुंडे कहा जाएगा पहले असम का तरफ भागेगा, मैं तो वहां घुसने नहीं दूंगा। फिर ये लोग कहा जाएगा उड़ीसा जाएगा, उड़ीसा में भी मोदी का सरकार है, घुसने नहीं देगा। फिर कहा जाएगा बिहार जाएगा, बिहार में भी बीजेपी का सरकार है, घुसने नहीं पाएगा। तब गुंडे लोग कहा जाएगा, आप लोग बताओ तो कहा जाएगा गुंडे लोग? गुंडे लोग पेट्रापोल होते हुए बांग्लादेश जाएगा, ठीक है ना? और हम लोग गुंडे लोगों को जाने दूंगा, लेकिन आने का समय बड़ा ताला लगा दूंगा, बांग्ला में और गुंडा ही नहीं पाएगा, ऐसा हालत बनाने वाला हूं। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के पार्टी छोड़ने के फैसले पर राजनीतिक विवाद हो गया है। आम आदमी पार्टी ने 3 सांसदों राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक की राज्यसभा सदस्यता अयोग्य घोषित करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि वो इस संबंध में राज्यसभा के सभापति को पत्र देंगे। दरअसल पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के 2 और सांसद संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ शुक्रवार को बीजेपी की मेंबरशिप ग्रहण कर ली और साथ ही ये दावा किया कि राज्यसभा के 4 और सांसद हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता भी उनके साथ हैं। 7 को मिलाकर के ये आंकड़ा 2/3 हो जाता है। राघव चड्ढा ने कहा कि वो एक गुट के रूप में बीजेपी में शामिल होंगे। हालांकि बाकी 4 सांसदों के बयान अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन उनके भी जल्द बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने का राघव चड्ढा ने दावा किया है। लेकिन अभी भी आधिकारिक तौर पर राघव और अन्य सांसद बीजेपी का हिस्सा नहीं बन पाए। उनके बीजेपी में शामिल होने के पीछे एक तकनीकी अड़चन है। ये नेता बीजेपी में आधिकारिक तौर पर तभी शामिल हो सकते हैं जब उन्हें राज्यसभा के सभापति से मंजूरी मिल जाए। राज्यसभा में अब संजय सिंह, नारायण दास गुप्ता और संत बलबीर सिंह आम आदमी पार्टी के ये 3 सांसद ही बचे हैं।
दरअसल पंजाब में 10 महीने के बाद चुनाव है और इसीलिए सांसदों की पार्टी छोड़ने को आम आदमी पार्टी ने पंजाब की राजनीति से जोड़ते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं ने राघव चड्ढा के साथ साथ पार्टी छोड़ने वाले सांसदों पर पंजाबियों से गद्दारी का आरोप लगाया है। ये सातों नाम पंजाब की जनता को याद रखना चाहिए। ये सातों नाम पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। और अमित शाह जी से मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी से कहना चाहता हूं, ये घिनौना खेल जो आम आदमी पार्टी के साथ आपने खेला है, ये भगवंत मान की सरकार को रोकने का, उनके काम को बाधित करने का जो आपने प्रयास किया है, आपको भी इस गद्दारी और धोखेबाजी के लिए पंजाब की जनता कभी माफ नहीं करेगी। हमारे सांसदों को तोड़ा जा रहा है, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले, 2-3-4 दिन पहले अशोक मित्तल के यहां ईडी का छापा पड़ा। तो चीजें अपने आप में जुड़ती है। ईडी का छापा पड़ा और तोड़ लिया, इसका मतलब भय दिखा के, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके यह ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, पंजाब की जनता इन गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगी। राघव चड्ढा ने कहा कि काफी दिनों से वो महसूस कर रहे थे कि वो गलत पार्टी में है। राघव ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी अब अपने सिद्धांत से भटक गई है। जो पार्टी करप्शन से लड़ने के लिए बनी, अब उसके नेता ही भ्रष्टाचार में डूबे हैं। पार्टी का इस्तेमाल निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया जा रहा है। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और खबर राजस्थान के नीमराना से है, जहां पर कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। हादसे में 2 बच्चे सहित 4 लोगों की जिंदगी जलकर मौत हुई। एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई है। फायर ब्रिगेड की टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाई। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। पुलिस की टीम मृतकों की पहचान करने में जुटी हुई है। गोदाम में काम कर रहे कर्मचारियों से लोगों की पहचान के लिए पुलिस पूछताछ कर रही है। फॉरेंसिक टीम की भी लोगों की पहचान के लिए मदद ली जा रही है। फिलहाल स्थानीय लोगों ने रिहायशी इलाकों में गोदाम होने का विरोध करने लगे। और अब खबर उत्तराखंड से, जहां पर रुद्रप्रयाग जिले में जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वन विभाग ने लोगों को आग को लेकर के चेतावनी दी है। आग के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। वन विभाग की टीम ने कुछ युवकों को हिरासत में लिया, जिन पर जंगलों में जानबूझकर आग लगाने का आरोप है। पिछले 5 दिनों में उत्तराखंड के जंगलों में आग की 66 घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें गढ़वाल में 48 और कुमाऊं में 13 मामले सामने आए, जिसमें 41 हेडक्वार्टर जंगल जल चुके हैं। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान कहां पर पिट गई सम्राट की पुलिस। गोलगप्पे के मामूली विवाद में किस शहर में दबंगों ने पूरी दुकान में आग लगा दी। 100 फीट लंबी नोटों की माला पहने दूल्हे का कहां पर अनोखा टशन नजर आया। नॉन स्टॉप अंदाज में देखिए सुपर एक्शन से भरपूर खबरें। पुलिस वाले जान बचाकर भाग रहे हैं। गांव वाले हाथ में पत्थर लेकर उनके पीछे पड़े। थोड़ी दूर जाकर पुलिस के जवान इस गाड़ी में सवार होकर भाग निकले, लेकिन गांव वालों की पत्थरबाजी जारी रही। इस बीच एक पुलिसकर्मी गांव वालों के हत्थे चढ़ गया, जिससे गुस्साए गांव वाले घसीटते हुए ले आए। उसकी जमकर पिटाई कर दी। गांव वालों ने पुलिसकर्मी के साथ भी बदसलूकी की।
पीली शर्ट पहने इस लड़के की हिम्मत तो देखिए जरा। इसने आओ न देखा ताओ, अचानक इसने पुलिसकर्मी को पीछे से जोर का घूंसा जड़ दिया। कानून व्यवस्था को चुनौती देती ये तस्वीरें बिहार के मोतिहारी की हैं, जिसे देखकर साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि खाकी का डर इन गांव वालों के बीच किस कदर कम हो चुका है। क्योंकि पुलिस वाले दल बल के साथ बुलडोजर लेकर पहुंचे तो थे अतिक्रमण हटाने, लेकिन जब गांव वालों ने रौद्र रूप दिखाया तो पुलिस टीम को दबे पांव भागना पड़ा। वारदात ढाका थाना क्षेत्र के करमुआ चौक के पास की है, जहां भारतमाला सड़क परियोजना के अंतर्गत आने वाली जमीन पर कुछ स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। प्रशासन की टीम दल बल के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। पुलिस ने जैसे ही कार्रवाई शुरू की, गांव वाले विरोध करने लगे। कानून को हाथ में लेते हुए पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। पुलिस टीम पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। भीड़ इस कदर हिंसक हुई कि पुलिसकर्मियों के साथ थप्पड़बाजी भी की गई। प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिसकर्मी को पकड़ लिया, उसे बंधक बना लिया। बंधक बनाने के बाद उसकी जमकर पिटाई की गई। पुलिस टीम को जान बचाकर मौके से भागना पड़ा। फिलहाल पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। रात के करीब 11 बज रहे थे। लोग आइसक्रीम खाने के लिए खड़े थे। तभी ब्लैक कलर की ये थार बेकाबू रफ्तार में आई और आइसक्रीम का लुत्फ उठा रहे लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ी। देखिए कैसे बेकाबू रफ्तार में आई थार ने पहले आइसक्रीम के काउंटर को टक्कर मारी और फिर वहां स्कूटी में खड़े लोगों को टक्कर मारती हुई आगे बढ़ गई। बेकाबू रफ्तार का ये कहर यूपी के गाजियाबाद में देखने को मिला, जहां की शालीमार गार्डन इलाके में तेज रफ्तार थार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। थार ने आइसक्रीम की दुकान के सामने खड़ी 2 स्कूटी में सवार लोगों को टक्कर मारी। गनीमत ये रही कि टक्कर मारने के बाद ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, वरना ये और बड़ा हादसा हो सकता था। घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। टक्कर मारने के बाद आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो गया। घायलों का आरोप है कि थार चला रहा ड्राइवर नशे की हालत में था। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। गली में जमकर पथराव हो रहा है, तभी से शख्स ने फायरिंग कर दी। छत के ऊपर से भी पत्थर बरसाए जा रहे हैं। एक दूसरे को भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है। पूरी गली में अफरा तफरी का माहौल है। वायरल वीडियो बुलंदशहर के काकोड़ क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां शुक्रवार को 2 पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया। मामले ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों ओर से हथियारों का प्रदर्शन शुरू हो गया। दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई। बताया जा रहा है कि फायरिंग और पत्थरबाजी की इस घटना में दोनों तरफ से कुल 4 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पथराव और फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। अब उपद्रवियों और फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। लात, घूंसे, थप्पड़, डंडे और बेल्ट सब चल रहे हैं। दे दनादन बिना रुके 2 युवकों पर बदमाश टूट पड़े हैं। सड़कों पर गिरा गिरा कर मारा जा रहा है। इस दौरान एक युवक पलटवार करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आधा दर्जन से ज्यादा बदमाश उसे घेर लेते हैं और सड़क पर गिराकर पीटना शुरू कर देते हैं। मारपीट की यह घटना यूपी के हाथरस में हुई, जहां सदर थाना कोतवाली क्षेत्र में जिम से बाहर निकले युवकों पर 1 दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने हमला कर दिया। युवकों को बीच सड़क पर बेल्ट और डंडों से पीटा गया और फिर बदमाश मौके से फरार हो गए, जिसका लाइव वीडियो सामने आया है। वहीं घटना को लेकर पीड़ित युवकों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जहां पुलिस वीडियो के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है।
गोद में बच्चा लिए इस महिला ने मेट्रो एस्केलेटर पर जैसे ही पैर रखा, वो सीढ़ियों की गति के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई और लड़खड़ाने लगी। एस्केलेटर पर महिला का पैर फिसल गया, लेकिन बावजूद इसके इसने बच्चे को गोद से गिरने नहीं दिया। पर कुछ ही पल में हालात बिगड़ने लगे। जब बच्चा एस्केलेटर के दूसरी तरफ झुकने लगा, तभी पीछे से पहुंचे पुलिसकर्मी ने महिला और बच्चा दोनों को संभाल लिया और इस तरह एक बड़ा हादसा होने से टल गया। वायरल वीडियो जयपुर के सिंधी कैंप मेट्रो स्टेशन का है, जहां पुलिसकर्मी ने मानवीय संवेदना और मुस्तैदी की मिसाल पेश की। एस्केलेटर पर चढ़ते समय हुए हादसे में इस एएसआई की सतर्कता से महिला और इसकी गोद में मासूम बच्चे की जान बाल बाल बच गई। दरअसल मेट्रो स्टेशन पर एस्केलेटर पर गोद में बच्चा लेकर एक महिला चढ़ रही थी। एस्केलेटर पर अचानक संतुलन बिगड़ने से महिला गिरने लगी। चंद सेकंड में हालात इतने बिगड़ गए कि महिला के पीछे गिरने के साथ ही मासूम भी एस्केलेटर की चढ़ती हुई सीढ़ियों के बीच फिसलने की कगार पर था। इसी दौरान स्टेशन पर तैनात एएसआई दुर्गा प्रसाद ने फुर्ती और सूझबूझ का परिचय दिया। बिना समय गंवाए तुरंत भागते हुए गिरती महिला और बच्चे को पकड़कर संभाला। इस सराहनीय काम के लिए एएसआई दुर्गा प्रसाद की प्रशंसा की गई, क्योंकि उनकी सूझबूझ से महिला और मासूम की जान बच गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। दो बदमाश आए। एक बदमाश ने दुकान के बाहर रखे स्टोव पर पेट्रोल छिड़कना शुरू किया। पेट्रोल छिड़कने के बाद दूसरा बदमाश माचिस लेकर आगे बढ़ा और आग लगाने के लिए माचिस की तीली फेंकी। पहली दो कोशिशों में जब आग नहीं लगी, तो ये दूसरा बदमाश दुकान के शटर के करीब पहुंचा और एक बार फिर आग लगाने की कोशिश की। इस बार बदमाश ने जैसे ही माचिस की तीली को फेंका, एक झटके में आग लग गई और दुकान के बाहर फैल गई। आग लगाने से पहले इस बदमाश ने अपना चेहरा ढकने की कोशिश की। कपड़े से चेहरे को ढक लिया ताकि उसे कोई पहचान ना सके। लेकिन इसे क्या पता था कि दुकान के बाहर लगी तीसरी आंख यानी सीसीटीवी में इनकी करतूत कैद हो गई है। दरअसल दुकान के बाहर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की ये वारदात यूपी के बाराबंकी की है, जहां इन बदमाशों ने रंजिशन इस दुकान में आग लगा दी और मौके से फरार हो गए। दरअसल 23 तारीख को इन बदमाशों का मिठाई दुकान के स्टाफ के साथ विवाद हो गया था। विवाद बेहद मामूली था। लग्जरी कार में आए इन बदमाशों का मिठाई के दुकान पर बताशे खाने यानी गोलगप्पे खाने के बाद मुफ्त में मिलने वाली पापड़ी को लेकर विवाद हो गया। बदमाशों ने दुकानदार के साथ मारपीट की, उन्हें घायल कर दिया। इतना ही नहीं, देर रात जब दुकान बंद हो गई तो चुपचाप दोबारा पहुंचे और पेट्रोल छिड़ककर दुकान के बाहर आग लगा दी। अब दुकानदार की शिकायत और वारदात के सीसीटीवी वीडियो की मदद से पुलिस घटना की जांच और दबंगों की पहचान करने में जुटी है। एक दूल्हा छत पर खड़ा है। उसके गले में 500 रुपए के नोटों से बनी माला है। ये कोई सामान्य माला नहीं है जिसे ये दूल्हा अकेला संभाल सके, बल्कि इस माला को संभालने के लिए दूल्हे के रिश्तेदारों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। माला का एक सिरा दूल्हे के गले में है, जबकि दूसरा सिरा नीचे जमीन पर लटक रहा है। उसे कई लोग पकड़े हुए हैं। वीडियो राजस्थान के डीग का बताया जा रहा है, जहां शादी का अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दूल्हे का शाही अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा है। बताया जा रहा है कि दूल्हे ने 500 रुपए के नोटों से बनी करीब 100 फीट लंबी माला पहनी। माला इतनी लंबी थी कि उसे संभालने के लिए दूल्हे को घर की छत पर खड़ा होना पड़ा, जबकि माला जमीन तक लटकती दिखाई दी। बताया जा रहा है कि ये माला स्थानीय परंपरा का हिस्सा है और इसे इसी मौके के लिए खास तौर पर बनवाया गया था।